हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हैरोल्ड ब्लूम की, जो कि 1930 में अमेरिका में पैदा हुए। 2019 में इनकी डेथ हो गई। हैरोल्ड ब्लूम एक बहुत ही जाने माने क्रिटिक हैं और कई थियरी हैं जिनसे हैरोल्ड ब्लूम जुड़े रहे, जैसे कि एस्थेटिसिज्म थियरी है और इसके अलावा रीडर रेस्पॉन्स थियरी। हैरोल्ड ब्लूम स्टार्लिंग प्रोफेसर रहे हैं येल यूनिवर्सिटी में और इन्होंने अपने लाइफ टाइम में 50 से ज़्यादा बुक्स पब्लिश कराई हैं, जिनमें से ज़्यादातर इनके वर्क्स क्रिटिसिज्म से जुड़े हुए हैं। हैरोल्ड ब्लूम पर काफ़ी लोगों का इन्फ्लुएंस रहा है, जैसे कि नॉर्थरोप फ्राई का इन्फ्लुएंस रहा, R.W. इमर्सन का इन्फ्लुएंस रहा, विलियम हैजलिट का, A.C. ब्रैडले का और इसके अलावा वाल्टर पेटर का। आज हम बात करेंगे इनके बहुत ही फेमस वर्क द एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, जो कि 1973 में पब्लिश हुआ था। बात शुरू करने से पहले टाइटल को जानना ज़रूरी है। दोस्तों, एंग्जाइटी माने समस्या के आते हैं और इन्फ्लुएंस माने प्रभाव के। किसी जब कोई राइटर लिखता है तो उसके ऊपर किसी न किसी का प्रभाव ज़रूर बना रहता है और यही उसके लिए समस्या की बात है। ऐसा इसलिए समस्या उसने इसलिए कहा क्योंकि कोई भी वर्क ओरिजिनल नहीं होता। हर एक इंसान, हर एक राइटर किसी न किसी से इंस्पायर रहता है। तो जब भी वो लिखना शुरू करता है तो उसके ऊपर वो सारी चीज़ें रहती हैं जो जिससे भी वो इंस्पायर है। ठीक है, आप इसको आसानी से अगर समझना चाहें तो हर एक इंसान किसी न किसी से इंस्पायर रहता है। अगर कोई पोएट बनना चाहता है तो वो पोएट से इंस्पायर होगा, अगर कोई राइटर्स बनना चाहता है तो वो राइटर्स से जो है किसी न किसी राइटर से इंस्पायर होगा, अगर कोई बॉलीवुड जाना चाहता है तो वो किसी न किसी बॉलीवुड से सेलिब्रिटी से इंस्पायर होगा और वो उसके जैसा बनना चाहेगा। ठीक है, तो ये एक समस्या है। इसीलिए हैरोल्ड ब्लूम कहते हैं कि हमारे राइटर भी इसी तरह से किसी न किसी से इंस्पायर रहते हैं और इस वजह से नो वर्क इज़ ओरिजिनल, कि कोई भी वर्क ओरिजिनल नहीं होता। एंड एवरी वर्क हैज़ अ मिस रीडिंग और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एन अर्लियर वर्क, कि हर वर्क जो है किसी न किसी वर्क का जो कि पहले लिखा जा चुका है उसका मिस इंटरप्रिटेशन होता है और उसी में कुछ चीज़ें मैनिपुलेट कर देते हैं, कुछ चीज़ें चेंज कर देते हैं और ऐसे ही चेंज करके वर्क जो है प्रोड्यूस होते रहते हैं, आते रहते हैं, पब्लिश कराते रहते हैं राइटर्स इनको। तो वर्क ओरिजिनल नहीं होते। हर एक वर्क अपने पहले वर्क से बहुत सारी सिमिलरिटी रखता है और ऐसा तो लगभग ना के बराबर होता है कि कोई वर्क बिल्कुल इंडिविजुअल हो। कोई वर्क इंडिविजुअल नहीं होता, बल्कि वो अपने पुराने वर्क का ही मिस इंटरप्रिटेशन होता है। चाहे वो फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो स्टाइल में हो सकता है और चाहे वो किसी भी चीज़ में, लेकिन होगा अपने पुराने जैसा ही। बहुत सारी सिमिलरिटी वो रखता है। हैरोल्ड ब्लूम का जो टारगेट एरिया है, उन्होंने जो पोइट्री को टारगेट किया है वो बेसिकली रोमांटिक पोइट्री है। हैरोल्ड ब्लूम कहते हैं कि हर एज में और हमेशा पोएट और राइटर कहीं ना कहीं से इंस्पायर होते रहे हैं। अगर हम एंशेंट की बात करें, अगर हम हिस्ट्री के अंदर जाते हैं तो हमें जो बेस है हमारा पोइट्री का या प्रोज का वो है होमर। तो सबसे पहले लोगों ने होमर को जो है मिस इंटरप्रेट किया, उनके वर्क्स के जैसे वर्क्स लिखे और उसके बाद ग्रीक्स राइटर्स को, उसका रोमन्स राइटर्स को लोग इनको मिस इंटरप्रेट करते रहे और फाइनली बाइबल को लोगों ने बहुत ज़्यादा मिस इंटरप्रेट किया है। और चाहे 19वीं सदी हो, 20वीं हो, 18वीं, कोई सी भी सदी हो, चाहे वो हमारी प्रेजेंट जो है सेंचुरी हो, आज भी लोग इन्हीं लोगों को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं शेक्सपियर की तो हम बोलते हैं कि शेक्सपियर जो है इंग्लिश ड्रामे के एक ऐसी दीवार हैं, एक ऐसे राइटर हैं जो कि सबसे जो है फर्स्ट पोजीशन पर आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जब शेक्सपियर ने लिखना शुरू किया था तो वो एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे थे और वो समस्या उनके सामने थी यही एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस की समस्या। क्योंकि शेक्सपियर से पहले क्रिस्टोफर मार्लो ने ट्रेजेडी को लिखा था और शेक्सपियर ने क्रिस्टोफर मार्लो की ट्रेजेडी को पढ़ा हुआ था, तो जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो वही चीज़ें उनके सामने आ रही थी, वही चीज़ें उनके माइंड में आ रही थी जो कि उन्होंने क्रिस्टोफर मार्लो में पढ़ा हुआ था। और शेक्सपियर
जो है वो बचकर भी उससे बच नहीं पा रहे थे, और उसके जैसा ही उनका लिखने का मन था, या उनका काम, उनका जो माइंड है बिल्कुल जो है क्रिस्टोफर मार्लो जैसा काम कर रहा था। और इसीलिए हम देखते हैं कि शेक्सपियर के भी कई वर्क्स ऐसे हैं जो कि क्रिस्टोफर मार्लो से या तो वो इंस्पायर हैं या फिर वो दूसरे राइटर से इंस्पायर हैं, इन्फ्लुएंस है। तो शेक्सपियर जैसा राइटर भी अपने ओरिजिनल वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर भी बड़ी समस्या बनी हुई है इन्फ्लुएंस की, क्रिस्टोफर मार्लो का इन्फ्लुएंस और दूसरे राइटर्स का इन्फ्लुएंस। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको और क्लियरली समझ गए होंगे। तो जब शेक्सपियर जैसा महान राइटर नहीं बच पा रहा है इन्फ्लुएंस से, उसके साथ भी ये समस्या है, तो एक छोटा राइटर या एक जो है मीडियम राइटर कैसे इस चीज़ से बच पाएगा। अब इसमें आप किसी भी राइटर को ले लें, चाहे आप मिल्टन को ले लें, मिल्टन महान राइटर हैं लेकिन वो भी इंस्पायर हैं। आप इसमें शैली को ले लें, आप इसमें कीट्स को ले लें, विलियम वर्ड्सवर्थ को ले लें, तो ये सारे पोएट्स, हालांकि ये बड़े पोएट हैं लेकिन ये भी इंस्पायर हैं। ठीक है, तो सारे के सारे पोएट, सारे के सारे राइटर कहीं ना कहीं से इंस्पायर ज़रूर रहते हैं, इन्फ्लुएंस ज़रूर रहते हैं। इसमें हैरोल्ड ब्लूम ने रीडिंग को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग रीडिंग और दूसरा उन्होंने बोला है वीक रीडिंग। स्ट्रॉन्ग रीडिंग का मतलब वो ये लेते हैं कि जब रीडर, यानी मैंने आपको शुरू में बताया था कि हैरोल्ड ब्लूम रीडर रेस्पॉन्स थ्योरी से भी जुड़े हुए हैं। इसमें बोलते हैं हैरोल्ड ब्लूम स्ट्रॉन्ग रीडिंग में कि जब रीडर बिल्कुल वही मीनिंग निकाल लेता है जो कि पोएट उसको लिखते टाइम सोच रहा होगा, तो जब रीडर और राइटर बिल्कुल सेम मीनिंग निकालते तो उस समय हम उसको स्ट्रॉन्ग रीडिंग बोलते हैं। दूसरा उन्होंने बोला है वीक रीडिंग। इसका मतलब ये है कि जब लिखने वाला अलग सोचता है और पढ़ने वाला उसका मतलब अलग निकाल देता है, उसकी मीनिंग अलग निकाल देता है, तो उस समय हम उसको बोलते हैं वीक रीडिंग। समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखें, कई बार राइटर, जो न्यू राइटर्स होते हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि जो पुराना राइटर है, जिसने फॉर एग्जांपल पहले कोई वर्क लिखा था, वो उसको पढ़ते हैं और उसको पढ़ने के बाद में वो उसके जैसा वर्क लिखते हैं और उसमें बताने की कोशिश करते हैं कि इस पॉइंट तक तो वो राइटर सही था और इससे आगे उसने सही नहीं लिखा। तो इस तरह से कुछ राइटर जो है बुक पब्लिश करा देते हैं कि देखिए फला बुक यहाँ तक सही थी, उसके ये पॉइंट सही थे, तो उनको तो वो मान लेते हैं, लेकिन जो पॉइंट उनको सही नहीं लगते तो वो उन्हीं में मिस इंटरप्रेट कर एक नया वर्क प्रोड्यूस करा देते हैं, पब्लिश करा देते हैं। कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि जो पुराना वर्क है जिसको कि वो इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसमें वो सारी चीज़ें जो पुराने राइटर ने, उनके पहले राइटर ने लिखी थी, बताई थी, वो सारी की सारी वो जो के तू रखते हैं, ऐसे ही एज इट इज़ उसको लिखते हैं, लेकिन उसका जो अर्थ है, उसकी जो मीनिंग है, उसको वो चेंज कर देते हैं। यानी वही सब कुछ होगा लेकिन उसका अर्थ चेंज कर देते हैं। कुछ राइटर ऐसे भी होते हैं। कुछ राइटर ऐसे होते हैं जो कि अपने पुराने लेखकों के, जो उनके पूर्वज राइटर्स हैं, वो उनके वर्क्स में जो उन्होंने बताने की कोशिश की थी, उन सब बातों को वो जड़ से ख़त्म कर देते हैं और बिल्कुल पूरी तरह से उनको वो मैनिपुलेट कर देते हैं और वो बताते हैं कि जो भी कुछ उस वर्क में लिखा गया है वो सारा का सारा गलत है। यानी वो पुराने राइटर के पूरे वर्क को पूरी तरह से खारिज कर देते हैं और उसको पूरी तरह से मिस इंटरप्रेट करते हैं और इस तरह से वो ये समझते हैं कि उनकी जो ग्रेटनेस है लोग उसको माने और ये माने कि वो अपने पुराने राइटर से बेटर है। तो कुछ राइटर इस तरह के भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, हैरोल्ड ब्लूम ने अपने वर्क को 6 अलग अलग टर्म्स दिए हैं जिनमें ये पूरा वर्क इसका डिवाइड है। पहला टर्म है क्लेनामेन, दूसरा टर्म है कैनोसिस और थर्ड है डेमोनाइजेशन, फोर्थ है एस्केसिस और फिर नेक्स्ट है एफ्रोडेट्स। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।